बच्चों हम कर रहे थे हमारा मिरर वाला पार्ट, ठीक है। मिरर वाला पार्ट ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया था, हमने रे डायग्राम्स भी करे थे। हमें करने पड़ेंगे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स, पर वो न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल लास्ट में ही लेंगे चैप्टर के एंड में, जिसमें हम लोग जो बैक एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट है और एग्जाम्पल्स वगैरह कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं, ठीक है। सो वो आपको न्यूमेरिकल्स में ये वाले रूल्स काम आएंगे, क्योंकि टॉपिक मिरर का है तो इसलिए मैं मिरर के रूल्स साथ में दे देती हूँ आपको, ठीक है। सो ये जो मिरर के रूल्स होते हैं, ठीक है, जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो और आप जब स्फेरिकल मिरर्स के लिए जब आप सेट ऑफ रूल्स देते हो, ठीक है, कुछ आपको सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस मानने पड़ते हैं, तो उसे कहा जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये है हमारा लेक्चर 148, ठीक है। सो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि भाई जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स के साथ डील करते हैं, जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ डील करते हैं, तो हमें कुछ साइन कन्वेंशंस मतलब रूल्स, कुछ साइन के रूल्स मानने पड़ते हैं और उन्हीं को कहा जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो हम वो रूल्स देख लेते हैं कि वो क्या हैं। सो यहाँ मैंने एक कॉमन मिरर लिया है, ठीक है। मैं उसको कॉन्वेक्स भी नहीं मान रही हूँ ना कॉन्केव मान रही हूँ, ये मैंने एक कॉमन मिरर लिया है, ठीक है। सो एक कॉमन मैंने मिरर लिया है। सो इसके लिए रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के, जैसे ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट पे ही प्लेस किया जाता है। सो ये रूल आप हमेशा के लिए याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही रखा जाएगा। आपने इतने सारे रे डायग्राम्स देखे, आपने कॉनकेव के देखे, कॉन्वेक्स के देखे, आपने नोट किया होगा हर रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे ही होता था। तो यही आपका सबसे पहला रूल है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट पे हुआ तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैक्स आता है, ठीक है, सो इस साइड को, राइट साइड को जो हमेशा जो होता है, ठीक है, सो जो लेफ्ट साइड है ना, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे हुआ, ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड, all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror, ठीक है, मतलब सारे डिस्टेंसेस पोल से ही जो है, पोल से ही नापे जाते हैं, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस हैं, सारे डिस्टेंसेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, वो कहाँ से मापे जाते हैं? पोल से ही, ठीक है। आपका थर्ड, सारे डिस्टेंसेस अगर आप जो ओरिजिन के राइट पे मेजर करते हो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो भी आप ओरिजिन के लेफ्ट पे मेजर करते हो उसे नेगेटिव, ठीक है। मतलब यहाँ जितने भी डिस्टेंसेस आप कहोगे वो नेगेटिव होंगे और यहाँ जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी यहाँ डिस्टेंसेस होंगे, ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर जितने भी यहाँ डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो भी लेफ्ट साइड मतलब मिरर के इस साइड होंगे वो सारे नेगेटिव, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो भी आप इस साइड, ठीक है, मिरर के इस साइड लोगे वो सब सारे डिस्टेंस क्या होंगे? सो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट वो होगा नेगेटिव और टुवर्ड्स द राइट होगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल है आपका कि आप जो डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है, मतलब आपके जो भी डिस्टेंसेस हैं, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर डिस्टेंसेस मेजर करते हो वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, ठीक है, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हुआ ना, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अबव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अबव हुआ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सो जैसे ये ए डैश है और ये बी डैश है, ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो अगर ये बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर में है, ठीक है, लाइन है, तो वो नीचे है, बिलो है, तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सो बिलो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। मिरर के इस साइड हमेशा लेफ्ट वैल्यू होती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। मिरर के इस साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। मिरर के ऊपर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। सो आप अगर ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, ठीक है, इफ यू फॉलो ऑल दीज रूल्स, तो आपको जो मिरर रिलेटेड सम्स होंगे, ठीक है, जिसे कि कहा जाता है मिरर फॉर्मूला, इन मिरर्स के लिए, मिरर के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उसे कहा गया है मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स करने के टाइम आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वाली फिगर आपकी एनसीईआरटी में देखनी है, तो वो है आपकी पेज 169 पे, ठीक है। सो ये वाली फिगर आपको पेज 169 पे मिलेगी, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दैट फिगर, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि भाई किस तरह से आप कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो न्यूमेरिकल्स करते टाइम, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करते टाइम आप कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो, पर अगर पहले तो आपके पास फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। सो आपको इस फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सो हम अभी देखेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो ये है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो ये है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, सो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका डेरिवेशन आपको इस साल नहीं है, मतलब कैंसिल्ड है, बोर्ड ने आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने बोला है और इस फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स करने बोला है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो व्हाट इज v, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज, पोल और ऑब्जेक्ट, पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। 1/u, तो u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज f, सो f इज योर फोकल लेंथ, ठीक है। सो हमने फोकल लेंथ की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। सो 1 मार्क में कभी आए, सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, सो दिस इज मिरर फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो आपको मिरर के सम्स करते टाइम काम आएगा, वो है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। मैग्निफिकेशन, अब सबसे पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है, सो उसकी डेफिनेशन क्या है मैग्निफिकेशन की। सो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब हम रेशियो निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि भाई हाइट, ऑब्वियसली हाइट भी होगी भाई इमेज की, हम लिखते हैं ना एनलार्ज हुआ, ठीक है, हाइट एनलार्ज हुई, साइज एनलार्ज हुआ, साइज छोटा हुआ, पॉइंट साइज हुआ, तो वो क्या है, सो
वो एक्चुअली आप मैग्निफिकेशन की हिंट ही है एक तरह से, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अगर क्वेश्चन हो डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, सो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसका सिंबल क्या है? मैग्निफिकेशन का सिंबल है m, ठीक है। मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज h डैश से दिखाया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से। सो फॉर्मूला क्या है? h डैश अपॉन h। एक और मैग्निफिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। एक और रिलेशन है जो है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। एक और मैग्निफिकेशन का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जो कि है माइनस वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। So what is the magnification of spherical mirror? The magnification of spherical mirror is the ratio of height of image to the height of object. Symbol है m और इसको लिखा जाता है m is equal to h dash upon h, और m को m is equal to माइनस वी अपॉन यू is equal to, ये वाली चीज आपको सम्स में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत काम आएंगे आपको मिरर वाले सम्स में, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। सो ये याद रखें, अगर हाइट के टर्म्स में मैग्निफिकेशन लिखना है मिरर का तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अगर डिस्टेंस के टर्म में लिखना है तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और सपोज आपको इन दोनों के टर्म्स में इन दोनों को यूज करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ऑटोमेटिक आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, ठीक है। सो विद दिस सेकेंड रूल वी आर कंप्लीटिंग आवर मिरर्स, ठीक है। हमने मिरर्स कंप्लीट करा बट वी डिडेंट डू, हमने अभी तक कुछ क्या नहीं किया, वी डिडेंट मतलब हमने अभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं। सो वी विल कीप इट फॉर द लास्ट। अब वी विल मूव अहेड विद रिफ्रैक्शन, ठीक है। द अदर टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर is refraction. So reflection part we completed. Now we are doing refraction. So what do you mean by refraction? Refraction का मतलब क्या है? So refraction क्या है? So यहाँ देखें, बच्चों अभी रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन actually the change of direction of light passing from one transparent medium to another। मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो जो उसका डायरेक्शन है वो बदल जाता है और उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था? इससे पहले वाला टॉपिक जो रिफ्लेक्शन में आपने बाउंस बैक ऑफ लाइट देखा था कि लाइट करती है बाउंस बैक, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। सो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब आप कहोगे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो मैं कहूंगी जस्ट रिमेम्बर योर स्टैंडर्ड 6th and 7th। आपने लाइट पढ़ा था, उसमें आपने 3 मीडियम्स पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, और ओपैक वगैरह, ठीक है। सो ये सब आपने मीडियम्स पढ़े थे। सो ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है जिससे लाइट पास हो सके, ठीक है। ट्रांसल्यूशेंट ये सारे पढ़े थे ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है जिससे लाइट पास हो सके। सो सिंपली चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पास होती है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसका डायरेक्शन जाता है बदल, ठीक है, चेंज हो जाता है। और डायरेक्शन बदलने की वजह से कुछ मतलब कुछ चेंजेस आते हैं उस मीडियम में, तो कुछ हमें हमारी आंखों को कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ अलग ही हमारी आंखों को दिखता है, तो वो हम रीड करेंगे आगे। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है, उसका कॉज क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है
तो सिंपली उसकी स्पीड बदल जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, सो नॉर्मली जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, एयर में, ठीक है, जब एयर में होती है लाइट तो उसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। सो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन के। भाई रिफ्रैक्शन होता है तो हमें कैसा दिखता है, ठीक है, हमारी आंखों को क्या दिखता है जब रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप समझ लो। सो सबसे पहला है बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है आपको जो स्विमिंग पूल का पानी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, अगर आप देखो भाई जैसे सूर्य की किरणें जब एयर, ठीक है, सो एयर मीडियम, ऑब्वियसली एयर एक मीडियम है, उससे जब सूर्य की किरणें पानी में जाती हैं तो आपको जो उसका तला है, ठीक है, स्विमिंग पूल का जो तला है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, जब आप पेंसिल को थोड़ा सा डुबोते हो पानी में, ठीक है, थोड़ा सा पानी में डुबोते हो पेंसिल को, समझो एक ग्लास भरा हुआ है, टम्बलर भरा हुआ है और उसमें आप पेंसिल डुबोते हो तो स्लाइटली बैंड दिखती है आपको। सो बैंड क्यों दिखती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि वहां पे भी मतलब जो रिफ्रैक्शन हुआ वाटर और एयर के बीच, ठीक है, एयर और वाटर के बीच रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए आपको पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है। लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिग। जब आप किसी ग्लास, कांच के ग्लास के अंदर लेमन डालो, पूरा का पूरा लेमन डाल दो और फिर उसको ग्लास के बाहर से देखो तो एकदम बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, वो लेमन बड़ा दिखेगा। सो वो क्यों दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। लेटर्स ऑफ देखो उसमें बाहर वाला मीडियम, एक मीडियम क्या हुआ, एयर हुआ और दूसरा मीडियम ग्लास हुआ। ठीक है, सो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। मतलब आप ग्लास स्लैब से अगर लेटर्स देखो तो वो आपको बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके प्रिंसिपल वगैरह के ऑफिस में एक पेपर पैड पड़ा होता है तो कई बार वो कांच का होता है। सो आप देखोगे कि सी थ्रू होता है और बड़े बड़े शब्द दिखते हैं। सो लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन के। मतलब जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो कुछ चेंजेस, बदलाव होते हैं जो हमारी आंखों को दिखते हैं। ठीक है, सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट टू टेल यू। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सो हमने देखा रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब मैंने एक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की बात की। ठीक है, मैंने आपको कहा कि भाई जब हम ग्लास स्लैब से जब शब्द देखते हैं तो बड़े बड़े दिखते हैं। सो अब ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता कैसे है, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता कैसे है। सो यहाँ देखें, ये ग्लास स्लैब है आपका। ठीक है, सो ये मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग ही डायग्राम में। ठीक है, सो देखें यहाँ पे, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, सो ये है एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये। ठीक है, सो इसका नाम है PQRS। ठीक है, सो ये है ग्लास स्लैब। ठीक है, सो अब यहाँ सपोज एक इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ये एयर मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम एयर है, एक मीडियम है और ये मीडियम ग्लास है, ये पूरा ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास मीडियम है। सो अब यहाँ से यहाँ एयर जो आई, यहाँ इंसिडेंट हुई रहे। ठीक है, यहाँ इस पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, सो ये क्या है, ये है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल मोस्टली आपने उसमें भी देखा था, नॉर्मल मोस्टली ये नॉर्मल रे होगी ही। ठीक है, इंसिडेंट रे आपको 3 रेज देखो आपको 3 रेज दिखेंगी, आपको इंसिडेंट दिखेगी, आपको ये इमर्जेंट रे दिखेगी और ये नॉर्मल भी दिखेंगी। ठीक है, सो आप जब रिफ्रैक्शन की बात करते हो तो 3 रेज आपको दिखेंगी। सो ये जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, ये
इस तरह से होती है, मतलब ये इस ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ये जो है ये इंसिडेंट रे है, इस पे गिरी। ठीक है, तो जैसे ही ये जो है ग्लास स्लैब पे एंटर होने गई तो यहाँ नॉर्मल है। सो यहाँ ये स्लाइड बैंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट को भी रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एक्चुअली इस रे को कैसे जाना था, इस रे को जाना था सीधा। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, मीडियम नहीं बदलता, ये नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, मीडियम बदला तभी ये सब हुआ, मीडियम बदला ये नॉर्मल है। सो वैसे वो ऐसी सीधी जानी थी, ये रे कैसी जाती, सीधी जानी थी। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट जाती। ठीक है, ये रे जैसे यहाँ एंटर हुई ना तो कैसे जाती, ऐसे सीधी चली जाती। ठीक है, ऐसे सीधी। पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये ऐसे नहीं गई। क्यों, क्योंकि मीडियम बदल गया, ये एयर था, एयर ये जो रे है ग्लास में आ गई। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से रे क्या हो गई, बैंड हो गई, स्लाइटली बैंड। तो ये इस तरह से बैंड हो गई। ठीक है, रे इस तरह से बैंड हो गई। ठीक है, रे आई कैसे थे, ऐसे, और ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, इस तरह से बेंडिंग हो गई। सो ये बेंडिंग हुई। सो यहाँ देखो, जहाँ बैंड हुआ यहाँ पे भी नॉर्मल है। ठीक है, ये देखो ग्लास स्लैब से ही ये नॉर्मल बन रहा है, ग्लास स्लैब से। ठीक है, सो ये नॉर्मल है, जहाँ ये बैंड हो रही है देखो, बेंडिंग पे नॉर्मल है, यहाँ बेंडिंग पे नॉर्मल, फिर यहाँ बैंड हुई और फिर यहाँ से बाहर ये इंसिडेंट है और यहाँ से इमर्ज होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, सो आप देखोगे कि जो रे का डायरेक्शन है वो बदल गया। ठीक है, आप कई बार आपको जब रिफ्रैक्शन मेरे ख्याल से टोटली नया शब्द नहीं है। जब भी आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया, आपको कई बार डेफिनेशन में बेंडिंग ऑफ लाइट भी लिखाया गया। सो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों, क्योंकि बेंड हो रही है। ठीक है, सो यहाँ से रे एंटर हुई और यहाँ इस मीडियम में गई तो इसकी डायरेक्शन ही बदल गई और निकली तो इस तरह से निकली। ठीक है, पर एक्चुअली ये रे अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, तो एक्चुअली ये रे कैसे निकलनी थी, एक्चुअली ये रे ऐसे निकलनी थी। ठीक है, ये एकदम सीधी होके ऐसे सीधी निकलनी थी। तो ये सीधी निकलनी थी रे, इससे सीधी निकलती। ठीक है, सो आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मैं रफली बना रही हूँ, बहुत प्रॉपर नहीं बन रहा होगा। सो ये देखो, ये पैरेलल है। ठीक है, सो ये पैरेलल है इससे। एक्चुअली ये सीधी होके निकलती तो ऐसे निकलती, पर क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर गई मीडियम बदलने के कारण, तो ये निकली पैरेलल। सो जो इसका एक्चुअल था और जो ये रिफ्रैक्टेड है, तो इन दोनों को सपोज मैं x बोलती हूँ, इन दोनों के जो डिफरेंस को क्या बोल रही हूँ, x। और इसी को ही क्या कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गई ना पोजीशन, यहाँ से यहाँ हो गई, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, सो ये नॉर्मल है आपकी n, ये नॉर्मल है n डैश। ठीक है, यहाँ देखो आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, सो ये जो रे है, ये रे जो एंटर हो रही है, सो पहले ये जो एयर मीडियम में है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और एंटर होके वो एयर ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। सेम यहाँ पे अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और बाहर बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ देखो ये जो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल से ये जो रे है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है, और ये भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये n है और ये है n डैश। ठीक है, n है और ये n डैश। ठीक है, और ये है आपका x। ठीक है, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मैंने क्या बोला था, दोनों के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है भाई, कितनी दूरी कितनी होगी, किस पे डिपेंड करता है। सो पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस मतलब जो चौड़ाई है, ठीक है, जो ग्लास स्लैब की चौड़ाई है उस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने नहीं पढ़ा। सो यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ रे एंटर हुई। ठीक है, रे एंटर हुई और ये नॉर्मल है, तो दो एंगल बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सेम यहाँ एंगल, फिर रे बाहर निकली तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक है। सो इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब टॉपिक में इस तरह से फिगर बनेगी। ये रे एंटर हुई, ये इंसिडेंट रे है, तो एंटर हुई या नॉर्मल, ये नॉर्मल थी, नॉर्मल से फिर ये बैंड हो गई अंदर घुसते ही, ये सॉरी ये अंडर बैंड हुई, फिर ये बैंड हुई, फिर बाहर निकली, इमर्ज हुई, फिर से बैंड होके, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक है। और नॉर्मल जो जहाँ एंटर हुई रे उसको एन से, और जहाँ से जिस नॉर्मल से रे निकल रही एन डैश, ठीक है। सो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब था। अच्छा, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े वैसे ही आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं, ये पहला लॉ और ये दूसरा लॉ, ठीक है। मतलब दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप जो है रिफ्रैक्शन करोगे, ठीक है। सो क्या है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? सो फर्स्ट क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई देखें क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब मीटिंग, इंटरफेस का मतलब मीटिंग, द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस मतलब कहते हैं ना चरम पे, मतलब मीटिंग पॉइंट पे। सो इंटरफेस पे ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये एयर है और यहाँ ग्लास था, ठीक है। मैं अभी भी ग्लास स्लैब के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। सो इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ क्योंकि यहाँ रे मिली ना, ये रे, ठीक है। सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सो ये सब एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू transparent media, to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane, सब एक ही प्लेन में lie करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो दूसरे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, वो भी ये भी एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, ठीक है। क्या बोलता है? sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a light of given color and for a given pair of medium। क्या बोल रहा है कि भाई जो रेशियो है, देखो जो रेशियो है, स्नेल्स लॉ बोलता है, अच्छा साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया गया है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। सपोज मतलब यहाँ देखो ये जैसे रे यहाँ एंटर हुई, ठीक है। अब ये रे एंटर हुई, सपोज ये नॉर्मल से थोड़ा ऐसे चिपक के एंटर होती तो निकलती कैसे, तो वो निकलती थोड़ा खुल के, ठीक है। सो मतलब ये बैलेंस हो जाता है, जो इंसिडेंस और रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। ऑटोमेटिक रे भाई एंटर होती है तो वैसे ही निकलती है इंसिडेंस एंगल के हिसाब से। सो हमेशा आपका आंसर कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। सो इंसिडेंस रे साइन आई अपॉन साइन आर का जो आंसर है वो कांस्टेंट आएगा। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, ठीक है। किसके लिए कांस्टेंट है? तो क्राइटेरिया क्या है? फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब पर्टिकुलर एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम,
ठीक है, मतलब जो मीडियम है, सपोज भाई जो दो मीडियम है वही फिक्स होने चाहिए हर केस में, जैसे एयर और ग्लास है तो वही फिक्स हो, या कोई और मीडियम है तो वही फिक्स हो, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट इज फॉर द सेम कलर, ठीक है, सेम कलर लाइट एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम मतलब दो मीडियम, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन में दो मीडियम लगेंगे। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब हर बारी आपको वही मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे कि कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो दीज आर अवर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो द फर्स्ट टॉपिक वाज हियर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये इसका डायग्राम था एंड उसके साथ हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी समझा। एंड देन हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके कि दो हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं, तो ये दो हैं, और इसके अंदर स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ भी यही मतलब लॉ ही है, अलग से पूछा जा सकता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो आगे एक वर्ड आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जैसे कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। सो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, स्पीड ऑफ द गिवन मीडियम, ठीक है। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम्स हैं। रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम होते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और रिफ्रैक्शन क्या है, सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाती है, वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये जो दो चीजें हैं रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगी, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला। सो जो n/1, ठीक है, जहां n/1 लिखा है, सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे रीड करोगे, वेलोसिटी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ना, ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2, ऐसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में अक्सर। सो फॉर्मूला क्या है, सो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उल्टा, ठीक है, 2 1 है तो 1/2। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, v1 अपॉन v2। आप इसको v भी बोल सकते हो, आप इसको स्पीड भी, मतलब वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। सो ये n/1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में खास काम आएगी आपको। सो n/1 क्या है आपकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2। दूसरी फॉर्मूला है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, सो v2 अपॉन v1, ठीक है। सो इस तरह से ये फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, रेशियो मतलब अपॉन, सो रेशियो ऑफ द लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो आपका ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब यहाँ देखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब सामने एयर ही हो, पहला मीडियम एयर ही हो, मतलब एयर से ग्लास में गई या एयर से किसी और मीडियम में गई, सो एक जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स एयर ही हो, ठीक है, मैंने ऊपर भी ये फॉर्मूला लिखी है। सो अगर फिक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हो, एयर ही हो, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डील करेंगे,
सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, ठीक है। सो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में जब हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं सो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है, c अपॉन वी, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब स्पीड ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, ठीक है। सो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये n इज इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था। अगर प्रॉपर ऑफ सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन के टर्म में ये फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आप n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 लिख सकते हो, ठीक है। n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। पर n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 को भी प्रॉपरली n/1 लिखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो अब यहाँ देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? दो मीडियम्स के बीच का रेशियो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दो मीडियम्स के बीच का रेशियो, पर एक रेशियो कंपलसरी एयर होगा, ठीक है। जो ये जो ऊपर वाला है वो कंपलसरी एयर होगा, उसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाली चीज आपको 1 मार्क में काम आएगी कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो डायमंड भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, लाइट आर पार पास होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है? 2.42, ठीक है। सो ये है हमारे जो डायमंड है, जो एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ठीक है। इसके अलावा दो और शब्द हैं जो आपको थोड़े पता होने चाहिए जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो। सो दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। सो व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? सो आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सपोज दो मीडियम दिए हुए हैं आपको, तो उन दोनों मीडियम में से वो मीडियम जिसकी जो द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। सो यहाँ देखो ये जैसे रे है, ठीक है, ये रे एंटर हुई, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए डेंसर, इसका कम है इसलिए रेयरर। पता कैसे लगेगा? तो जब डेंसर से रेयरर में रे पास होती है ना तो ये एंगल ज्यादा बनाती है, जो पास होती है ना वो एंगल ज्यादा बनाती है जब डेंसर से रेयरर में रे जाती है। पर जब रेयरर से डेंसर में जाती है, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली जगह में जाती है, तो वो एंगल छोटा बनाती है। यहाँ देखो, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल बड़ा कब बनाती है, ज्यादा डिग्री कब आती है एंगल की? जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है। पर जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है रे, तो जो ये नॉर्मल की तरफ जाती है रे, या नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हुआ? आउट ऑफ द टू मीडियम द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये आपको कम्प्लीटली न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली हैं। इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इन दो फॉर्मूलाज पे। फिर से देख लो, n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला दी हुई है बाकायदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे ही। सो ये है आपके पेज नंबर, ये फॉर्मूला मिलेगी आपको पेज नंबर 174 पे, ठीक है। सो 174 पे है ये आपकी फॉर्मूला। 174 पे इसको हाईलाइट आप कर देना आपकी टेक्स्ट बुक में। सो n21 है, n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 एंड n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, ठीक है। सो दिस वाज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। देखते हैं आगे।
अच्छा, अब हम देखो, अब हम पढ़ेंगे भाई स्फेरिकल लेंस। आपने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस, ठीक है। सो जो हमने स्फेरिकल मिरर्स में दो तरह के मिरर्स पढ़े, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो वैसे ही हम स्फेरिकल लेंस में भी दो तरह के लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी बनावट कैसी होती है, वो होता है थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, ठीक है। आप ड्रॉ करोगे तो आपको उसी टाइम आइडिया आ जाएगी, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये देखो थिन है कॉर्नर से, ठीक है, ये जो थिन है ये कॉर्नर से थिन है, एंड थिक एट सेंटर, ठीक है, ये थिक है सेंटर पे, यहाँ थिक होता है और यहाँ थिन होता है, कॉर्नर पे थिन होता है और यहाँ थिक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कन्वर्जिंग, मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर जब रेस जाती है ना तो वो मीट कराता है। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह रेस को इकट्ठा करके मीट कराता है। सो ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस के आप देखो, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बनता है, ये थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स होता है, थिक एट द सेंटर होता है, और जब इससे रेस पास होती हैं तो एक ही जगह पे सारी इकट्ठी होके मिलती हैं, सो उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। सो ये एक कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कोई पूछे कॉन्वेक्स क्या है, सो यू कैन से कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, वो रेस को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। सो अब यहाँ देखें कॉनकेव लेंस, देखें। सो कॉनकेव लेंस को आप देखो किस तरह से ड्रॉ करने का। सो ये है आपका कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सो ये है, इस तरह से कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस कैसे होता है, कॉनकेव लेंस होता है थिक फ्रॉम द कॉर्नर, ठीक है, यहाँ कॉर्नर से वो थिक होता है, थिकनेस होती है थोड़ी सी। सो थिक फ्रॉम द कॉर्नर, और थिन एट द सेंटर, यहाँ से होता है थिन, ठीक है। और जब रेज इससे पास होती है तो क्या होती है, वो डाइवर्ज होती हैं। रेज क्या होती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है, मीट नहीं होती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होना मतलब मीट होना, और डाइवर्ज होना मतलब बिखर जाना। सो रेज क्या हो जाती है, एकदम स्प्रेड हो जाती हैं। सो कॉनकेव लेंस क्या है, तो इसे आप एक डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मिरर्स और लेंस के बीच में, मिरर्स और लेंस के बीच में। एक्चुअली जो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉनकेव लेंस की चीजें हैं, वो आपने कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी हैं। जो कॉनकेव लेंस जो है, वैसा कॉन्वेक्स मिरर, जो रे डायग्राम्स बनेंगे जो कॉनकेव लेंस के बनेंगे, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर में बनाए थे आपने। और जब आप कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाओगे तो आप देखोगे कि जो आपने कॉनकेव मिरर में बनाए थे वो थे, समझे आप। सो इस ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है। सो वहां पे जैसे कॉनकेव मिरर था, सो कॉनकेव मिरर में सारी इमेजेस कैसी आ रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर क्या था, वो कन्वर्जिंग लेंस था, वो मीट कराता था। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मीट कराता है, ठीक है, उल्टा है, उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। जो कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, मैं खाली आपको एक कंपैरिजन करा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप इसको भले एज अ अलग टॉपिक पढ़ोगे पर एग्जाम में सब साथ आने वाला है, ठीक है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव मिरर से थोड़ा जुड़ता है, थोड़ा नहीं एकदम जुड़ता है, एकदम एक जैसा दिखेगा। जब आप रे डायग्राम्स, इवन आपकी एनसीईआरटी खोलोगे, आप कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम खोलना, कॉनकेव मिरर के खोलना, आपको एक जैसे दिखेंगे। सेम ये कॉनकेव लेंस है, वो आपको कॉन्वेक्स मिरर जैसे दिखेंगे, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस है थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर से थिक है, थिन एट द सेंटर, सेंटर से थिन है, और क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। अच्छा, आप प्रॉपर्टीज देख लो दोनों की। दोनों होते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल मतलब यहाँ देखो दोनों में ऐसे पार्टीशन होता है, मतलब बाय, दो आप बोल सकते हो, दोनों के पास दो फोकस होते हैं।
बाय फोकल, बाय मतलब टू, फोकल मतलब दोनों के पास दो फोकस होते हैं, इस साइड भी फोकस होता है, इस साइड भी फोकस होता है, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ F1 है जिसको F1 फोकस 1 और ये है F2 फोकस 2। फिर यहाँ इतने ही डिस्टेंस पे C1 है और ये है इतने ही डिस्टेंस पे C2। आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है फोकस का, सो यहाँ इसको आप 2F1 भी बोलते हो और यहाँ पे इसको 2F2 बोलते हो, ठीक है। सो ये बायफोकल लेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे रे आती है, सो यहाँ से रे स्प्लिट होती है। सो इसके दो फोकस हैं और दो 2F1 दो 2F2 हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉनकेव में भी ऐसा है, दो फोकस हैं और दो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सो जो यहाँ पे एक पार्टीशन जैसा है मतलब मिरर में, सो ये जो है यहाँ जैसे रे आएगी तो ऐसे निकलेगी, यहाँ रे आएगी तो ऐसे निकलेगी, ठीक है। सो रे क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्शन में क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। सो रे यहाँ आके बेंड करेगी, ये देखो ये एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। सो रे सपोज ऐसे आई तो फिर बेंड कर जाएगी, ठीक है। मतलब एक ये रे को बेंड कराने का मीडियम समझ लो आप, ठीक है। सो इस तरह से ये लाइन आप जरूर बनाना। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर टुडे। जस्ट अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश रख के चैप्टर ये देखना। फिजिक्स है, फिजिक्स हमेशा हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, बट आपको प्रिपेयर करना है। जस्ट डू इट वेरी प्रॉपरली, डू टिल हेयर ओनली, ठीक है, यहाँ तक करेंगे। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। Do each and everything very properly and write each and everything properly and draw proper figures and send me everything on WhatsApp. चलें, thank you.